हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक आप लोग मैराथन कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर की, जहां पर हमने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस डिस्कस कर लिए मैराथन के अंदर। अब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए जी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हमारे स्क्रीन के ऊपर है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ में ही मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ। चलो जी, लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है जी, फॉर्च्यून ट्रेडर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देयर आर 264 मेंबर्स इन द कंपनी एज नोटेड बिलो। डायरेक्टर्स उनके रिलेटिव हैं 134 एंड एम्प्लॉयज हैं 100, एक्स एम्प्लॉयज हैं 15, 5 कपल्स हैं जिनको 10 मान लिया गया, अदर्स हैं 5। अगर आप जानते हो तो एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाता है जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग कर रहे होते हैं। फिलहाल क्वेश्चन क्या कहता है? कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इट इनटू अ पब्लिक कंपनी ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स मेंबर हैव एक्सीड द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कहना है क्योंकि वो नंबर 200 की लिमिट को क्रॉस कर चुका है, तो इसलिए अब हमें से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि 200 की लिमिट को क्रॉस किया है कि नहीं। मेरी वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर अपने आप दिमाग लगाइएगा, फिर अनपॉज कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। चले तो सबसे पहली बात मैंने कहा जी, एम्प्लॉइज क्या ये कंसीडर्ड होते हैं? नहीं होते। एक्स एम्प्लॉइज क्या ये कंसीडर्ड होते हैं? नहीं होते। उसके बाद उसके बाद 5 कपल्स जो कि जॉइंटली शेयर होल्ड करते हैं 5 इंटू 10, तो इनको कितना माना जाएगा? 10 नहीं माना जाएगा, 5 माना जाएगा। तो 134 प्लस 5 प्लस 5 144 हो गए। 144 में क्या कन्वर्जन करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। 144 में कन्वर्जन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वी मे कंक्लूड दैट कंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज, ठीक है जी। अब सबसे बड़ा जो बात है वो सुनना जरा ध्यान से। जब भी केस स्टडी में आए हुए आंसर को प्रेजेंट करना होता है तो प्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखो जी, सबसे जरूरी बात मैं ना एक अभी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा, तो जिन्होंने भी मुझसे क्लास ली हुई है उनके टेस्ट चेक होंगे, मगर जिन्होंने नहीं ली हुई है वो भी प्लीज उस टेस्ट की प्रेजेंटेशन का पार्ट जरूर बन सकते हैं। हालांकि मतलब मैं इतना टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे कि मैं सबकी पूरे भारतवर्ष की कॉपियां चेक कर लूं, बट एटलीस्ट जिनकी कॉपियां चेक होंगी वो अपने सामने देखते रहिएगा, कि ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे कि कौन कौन से पॉइंट एग्जामिनर देखता है, कौन कौन से पॉइंट। तो आपके जब दोस्तों की कॉपीज आपके सामने चेक हो रही होंगी तो आपको एटलीस्ट पता लग पाए। और जो भी मुझसे पढ़े हैं तो प्लीज गेट रेडी, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर टेस्ट होगा। मैं टॉपिक अगले 2-3 दिन में अनाउंस करने वाला हूं कि टॉपिक कौन कौन से आने वाले हैं। 50 नंबर का वो टेस्ट होगा, ठीक है। चले, तो फिलहाल अब प्रेजेंट कैसे किया जाता है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रेजेंटेशन के अंदर 3 पैराग्राफ के अंदर प्रेजेंटेशन होती है। कितने पैराग्राफ के अंदर? 3 पैराग्राफ के अंदर। सबसे पहला पैराग्राफ जो होता है वो होता है रेलेवेंट प्रोविजन का। इस पैराग्राफ के अंदर ना आप रेलेवेंट प्रोविजन, जो लॉ का रेलेवेंट प्रोविजन वहां पर लग रहा है उसको एक्सप्लेन करते हो। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ बच्चे करते हैं वो इस स्टेप के अंदर करते हैं। वो क्या? देखो जी, अगर मान लीजिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया, और केस स्टडी आई है कितने नंबर की? मान लीजिए 4 नंबर की केस स्टडी आई है। तो 4 नंबर की केस स्टडी को जब आप प्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? मान लो अगर हम मान के चलते कि 4 नंबर की केस स्टडी आई है, तो आप प्रेजेंट कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। ये केस स्टडी आई 4 मार्क्स की। 3 स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लिखते हैं रेलेवेंट प्रोविजन। जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है लॉ का, हम उसको लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 की शुरुआत कैसे करते हैं? देखो जी, शुरुआत करते हैं, मान लीजिए कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आप शुरुआत कैसे करोगे? आप करोगे सबसे पहली लाइन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, अगर याद है तो ऑफ, अगर याद नहीं है तो फिर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इस पूरे को अंडरलाइन करेंगे आप। उसके नीचे फिर लिखना शुरू करेंगे रेलेवेंट प्रोविजन क्या है इस सेक्शन का। अगर सेक्शन याद है तो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन लिख के आएंगे।
एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही आप कोई भी बात कंप्लीट करें, सेंटेंस कंप्लीट करें, सेमीकोलन से 2 या 3 लाइन का सेंटेंस होगा वो लिखा, उसके बाद सेमीकोलन से अगला पैरा शुरू करना है। अब बच्चे क्या करते हैं कई कि यहां से शुरू करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड का इतना मार्जिन छोड़ देते हैं, और प्रभु नहीं छोड़ना, सेमीकोलन से ब्रेक करो, ब्रेक करके शुरू करो, फिर सेमीकोलन से 2-3 लाइनों बाद ब्रेक करो, ब्रेक के बाद शुरू करो। ठीक हो गई इतनी बात? तो ये फर्स्ट हमारा सबसे पहले रेलेवेंट प्रोविजन लिखने का तरीका है हमारा। अगर 4 नंबर पे क्वेश्चन आया है तो ध्यान रखना लगभग 80% लेंथ इसकी होनी चाहिए, और वो इस तरीके से पैराग्राफ के अंदर प्रॉपर्ली डिवाइडेड होनी चाहिए। 80% लेंथ इसकी होनी चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे बढ़े, चले आगे सुनिएगा। अब आता है मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 1 से जब स्टेप नंबर 2 पे आते हो तो आपको एक लाइन छोड़ देनी है, और स्टेप नंबर 2 का हेडिंग हमेशा रहेगा इन द गिवन केस। अब जो आपको गिवन केस दिया हुआ है उसके अंदर आपको बताना है कि वहां क्या घटना घटी है, इस केस में क्या हुआ है। ध्यान रखना ये समाज सेवा है, मतलब इसके कोई मार्क्स नहीं होते, मगर फिर भी इसको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बताए बिना जिंदगी सफल नहीं है, मतलब क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका केवल एक ही फायदा है कि ये लेंथ को मैनेज करता है, और दूसरी बात ये प्रेजेंटेशन का बहुत जरूरी अंग है, परंतु मार्क्स इसके कुछ नहीं होते क्योंकि इसमें आप गिवन क्वेश्चन को यूज करते हो। अब बच्चे क्या करते हैं, रेलेवेंट प्रोविजन लिखा 3 लाइनों का, गिवन केस लिख दिया 7 लाइन का, क्या फायदा हुआ? गिवन केस कसम खा लो किसी भी हालत में अगर क्वेश्चन 10 लाइन का भी दिया हुआ है ना, तो गिवन केस में क्वेश्चन में से मुश्किल से 3 लाइंस लिखनी है, समराइज करके क्वेश्चन को लिखना है कि इस केस में घटना क्या घटी है। मैक्सिमम 3 लाइन, कोई मार्क्स नहीं है इसके, ध्यान रखना। तो पता लगा इसी को ही लिखते रह गए, पूरा क्वेश्चन उठा के दोबारा चिपका दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। इन द गिवन केस मैक्सिमम 3 लाइन के बाद अब आता है आखिरी पैराग्राफ, जिसको आप हेडिंग देंगे। ध्यान रखना कंक्लूजन, जैसे इन द गिवन केस को हेडिंग दिया ना, ऐसे जैसे एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को हेडिंग दिया ना, ऐसे कंक्लूजन हेडिंग देंगे, सेमीकोलन डालेंगे। अब शुरुआत कैसे करेंगे इसकी? हमेशा इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे कि बेस्ड ऑन अबव प्रोविजंस वी may conclude that, लो जी, जो भी आपका कंक्लूजन है ये आपने लिखा एज या फिर सिंस, रीजन जरूर बताना, इन 1 और 2 लाइंस, रीजन जरूर बताना कि आप ऐसा क्यों कंक्लूड कर रहे हो। ओवरऑल कंक्लूजन की लेंथ 4 या मैक्सिमम 5 लाइंस तक जा सकती है, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं। आपके आंसर की लेंथ का 10% हिस्सा ये होना चाहिए, 10% हिस्सा लगभग कंक्लूजन होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो इन तीनों को हेडिंग जरूर डालना। इसके बाद स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 आने पे एक लाइन छोड़नी है, स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 आने पे एक लाइन छोड़नी है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ के अंदर तोड़ते जाना है, सेमीकोलन से पैराग्राफ को अलग करना है। पैराग्राफ को नंबरिंग मत देना गलती से भी, क्योंकि जब आप किसी प्रोविजन को लिख रहे होते हो और उसमें नंबरिंग लिख रहे होते हो ना, और आपने ऊपर सेक्शन लिखा होता है, सेक्शन लिख के आप नीचे नंबरिंग लिख रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि अब आप लिख रहे हो सब सेक्शन। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना अगर आपने सेक्शन लिखा है तो, ठीक है। और वैसे भी लॉ के अंदर नंबरिंग नहीं लिखी जाती है, ठीक है। जब तक आप ये ना बता रहे हो कि फॉलोइंग स्टेप्स बता रहे हो तब नंबरिंग ठीक है, फॉलोइंग प्रोसीजर तब ठीक है, ठीक है ना, तब नंबरिंग आती है। अदरवाइज लॉ के प्रोविजन लिखते हुए नंबरिंग कभी नहीं आएगी। तो अब इन बातों का ध्यान रखना प्रेजेंटेशन के लिए। बाकी मैं पहले टेस्ट के अंदर कॉपीज चेक करते हुए सबको गाइड करता जाऊंगा। फिलहाल मैं वापस आता हूं, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द एवीएस प्राइवेट लिमिटेड इज 1 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ द 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप
and 2 lakh cumulative preference share of rupees 10 each fully paid up. XYZ Private Limited and BCL Private Limited are holding 3 lakh equity share and 1,50,000 equity share respectively in the AVS Private Limited. XYZ Private Limited and BCL Private Limited are the subsidiary of the TSR Private Limited. Okay, बस इतनी सी बात याद करो जी। ये होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब कब अराइज होती है। पहला, जब एक कंपनी दूसरी में मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करती है। अब वोटिंग पावर जो है वो डायरेक्टली भी होल्ड की जा सकती है या अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू भी होल्ड की जा सकती है। तो यहाँ टीएसआर की दो सब्सिडरी हैं, XYZ एंड BCR प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों सब्सिडरी हैं। ये दोनों सब्सिडरियां मिलकर कितने शेयर होल्ड करती हैं? 3 लाख ये होल्ड करता है, 1,50,000 ये, तो टोटल 4,50,000 शेयर होल्ड करते हैं आउट ऑफ टोटल 8 लाख शेयर। तो 8 लाख में से 4,50,000 शेयर मतलब मोर देन 50% शेयर इक्विटी शेयर्स या वोटिंग पावर होल्ड करते हैं। ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग पावर नहीं होती है, तो प्रेफरेंस शेयर को कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर टीएसआर अपनी दो सब्सिडरी के थ्रू मोर देन 50% इक्विटी शेयर या वोटिंग पावर होल्ड कर रही है? यस। तो क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बन गया? यस, बन गया। आगे, with reference to the provision of the company Act 2013 examine whether AVS Private Limited is a subsidiary of the TSR Private Limited। आपने बता दिया। अगली बात, would your answer be different if the TSR Private Limited has 8 out of the total 10 director on the board of director of AVS Private Limited? तो होल्डिंग सब्सिडरी बनने का एक और तरीका भी तो है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का अधिकार रखती हो, मतलब वन कंपनी हैव द कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, तो ये भी तो तरीका है। तो यहां पर भी तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर 10 में से 8 डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार है तो भी तो होल्डिंग सब्सिडरी बन गई। यस। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आना है और फिर इसको कंक्लूड करके आना है। ठीक है, चलिए अब देखो, एक ही सेक्शन है मगर 2 पॉइंट पूछे हुए हैं एक ही सेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले सेक्शन यूज करो, सेक्शन 2 क्लॉज 87, उसके ऊपर कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 1 ये वाले पैराग्राफ पे है, कंक्लूजन नंबर 2 ये वाले पैराग्राफ पे है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात की गई है। सपोज अगर यहाँ पर 2 सेक्शन अलग अलग यूज हो रहे होते, दो पॉइंट पूछे होते, दोनों में अलग अलग सेक्शन यूज हो रहे होते, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहले मैं उन दोनों अलग अलग सेक्शन को लिख दूं, फिर कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 लिखूं, और दूसरा तरीका ये था पहला सेक्शन उसका कंक्लूजन, दूसरा सेक्शन उसका कंक्लूजन। ठीक है ना। बट अगर एक ही सेक्शन है और दो कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन इस पैरा का पूछा है उसने, दूसरा इस पैराग्राफ का पूछा है, तो पहले पूरा सेक्शन लिखा, उसके बाद कंक्लूजन ऑफ कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, MNP प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 विद द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹45 लाख एंड टर्नओवर ऑफ ₹3 करोड़। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्मॉल कंपनी एंड एग्जामिन द फॉलोइंग इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। तो सबसे पहले आपको स्मॉल कंपनी डिफाइन करना है, फिर आपको बताना है कि वेदर MNP प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी होने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए 4 करोड़ नहीं है, टर्नओवर सॉरी है पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए 45 लाख है, ठीक है, टर्नओवर भी 3 करोड़ है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस का अवेल कर सकती है? यस। बट विल बी आवर आंसर इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 45 करोड़। हाँ जी, हम तो कहते हैं जी 40 करोड़ हो सकती है मैक्सिमम टर्नओवर, तो ये 45 करोड़ हो गई, तो क्या स्मॉल कंपनी है? नहीं है। ठीक है जी, तो स्मॉल कंपनी डिफाइन करेंगे, फिर उसके बेसिस पे दोनों कंक्लूजन लिखेंगे। और आगे आते हैं, अल्फा लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड। ओ, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। शिव शिव शिव, सेक्शन 8 कंपनी बनने की शर्त ही पहले ये है कि आप कभी भी मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, और अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हो तो इसका मतलब सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो, आप नॉर्मल कंपनी बनना चाह रहे हो, तो आपका स्टेटस स्मॉल वो सेक्शन 8 कंपनी का हटा लिया जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी के बारे में लिखेंगे, उसमें डिविडेंड का पॉइंट जरूर लिखेंगे कि भैया ये डिविडेंड नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, ध्यान रखना। ये पॉइंट, ये पंचलाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है जी, आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड अ क्लॉज दैट इन केस ऑफ एनी सरप्लस कंपनी शैल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। In a particular year, company was having good profit, however, rather than ensuring dividend, company decide to issue debenture certificate। याद होगा तो मैंने मैराथन के अंदर चर्चा की थी सेक्शन 10 की बाइंडिंग फोर्सेस की, जहां मैंने कहा था कि आर्टिकल में लिखी गई बात से कंपनी मेंबर को लायबल है, मेंबर कंपनी को लायबल है।
तो कंपनी लायबल है मेंबर को। एक केस लॉ भी किया था, ओडिशा वाटर वुड वर्सेस ओडिशा वाटर वर्क्स लिमिटेड, ठीक है जी, ये वही तो है, वुड वर्सेस ओडिशा वाटर वर्क्स का केस है। ये रहा कि कंपनी ने अगर आर्टिकल में लिखा है कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा हम डिविडेंड देंगे, तो कंपनी आपको डिविडेंड ही देना पड़ेगा। आप ड्रामा नहीं कर सकते कि हम नहीं देंगे या हम उसके बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप ऐसा ड्रामा नहीं कर सकते कंपनी। ठीक हो गई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, a group of the individual intend to form a club, namely budding pilot flying clubs, as a limited liability company to impart a classroom teaching and aircraft flying training to the training pilot. It was decided to form a limited liability company for the charitable purpose under section 8 of the Companies Act 2013 for a period of 10 years, and thereafter the club will be dissolved and the surplus of the asset over the liability, if any, will be distributed among the member as a usual procedure allowed under the Companies Act. Okay. सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर कहते हैं देयर आफ्टर द क्लब विल बी डिसॉल्व्ड एंड सरप्लस ऑफ एसेट ओवर द लायबिलिटी इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर एज यूजुअल प्रोसीजर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एग्जामिन द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड एडवाइज द प्रमोटर कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। फटाफट पढ़ के देखो जी क्वेश्चन में, फटाफट पढ़ के देखो फटाफट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्या यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी का डिविडेंड का पॉइंट लगेगा या नहीं लगेगा? फटाफट पढ़ के मुझे बताइए। ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं कि डिविडेंड की पेमेंट नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी में, तो डिविडेंड दो तरीके से मिल सकता है। एक कंपनी के जीवन काल में मिल सकता है और कंपनी की मृत्यु होने पर सरप्लस के रूप में मिल सकता है। तो दोनों ही तरीके के डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी तक पूछा नहीं गया सीएमए लेवल पे, ध्यान रखना। पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी डिविडेंड की बात हुई थी, बट वो कंपनी के जीवन काल की हुई थी। अब ये कंपनी की मृत्यु पे डिविडेंड की बात कर रहा है। मृत्यु पे भी डिविडेंड आपस में नहीं बांट सकते मेंबर्स, ध्यान रखना। तो इसलिए ऐसे तो सेक्शन 8 कंपनियां क्या करेंगी, जब भी प्रॉफिट होएगा अपने आपको वाइंड अप करवा लेंगे, डिविडेंड आपस में बांट लेंगे। तो इनडायरेक्ट तरीका हो गया डिविडेंड बांटने का, तो इसलिए नहीं बांटा जा सकता किसी भी हालत में भी। तो फिर कहता है thereafter the club will be dissolved and surplus of asset over the liability will be distributed among the member as a usual procedure allowed under the Companies Act. Feasibility of the proposal देखिए, advise the promoter regarding the provision of the Companies Act। तो बताइए क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। therefore the proposal is not feasible, क्योंकि there is a restriction on the application of the surplus assets of such a company in the event of the winding up, क्योंकि जब surplus asset भी बांटते हो तो वो भी डिविडेंड है। Therefore, the proposal is not feasible at all. ठीक हो गई इतनी बात। अगला क्वेश्चन, हैरी लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड। इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, yet it is doing online business through telemarketing in India, having its main server for the online business in India. State the status. सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर जब हमने फॉरेन कंपनी की बात की, तो क्या हमने कहा था कि फॉरेन कंपनी में प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकता है? यस। तो क्या ये कंपनी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है? जी हाँ, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर गई है। Thus we may conclude that Harry Limited shall be a foreign company। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एग्जामिन विद रेफरेंस। अच्छा, आप एक काम क्या करो, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ लिया करूं, आप पॉज कर दिया करो वीडियो को, आप फिर दोबारा एक बार पढ़ा करो, उसके बाद अपना कंक्लूजन बताया करो, फिर कंक्लूजन मेरे साथ डिस्कस किया करो अनपॉज करके। ठीक है, ऐसे चलो। जैसे एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट वेदर द फॉलोइंग कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनी। पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट मुंबई। पॉज कर दो, अपना दिमाग लगाओ। हमारा एक सेक्शन है सेक्शन 386 जो कहता है कि अगर आपका शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी है तो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है। और फॉरेन कंपनी में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है और बिजनेस एक्टिविटी को इंडिया में चल रही है, तो आप फॉरेन कंपनी है। तो इसका मतलब शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। यस। तो क्या ये फॉरेन कंपनी है? जी हाँ। फिर इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस देयर। इंडियन सिटीजन के होने से क्या होता है? फॉरेन कंपनी बनने के लिए बिजनेस इन इंडिया, एक्टिविटी इन इंडिया होना चाहिए। इंडियन सिटीजन ने इनकॉर्पोरेट केस से कुछ नहीं लेना देना। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई, पवन बंसल सचिन बंसल दोनों ने इनकॉर्पोरेट की, तो वो फॉरेन कंपनी कैसे बन सकती है? वो फॉरेन कंपनी नहीं है वो, जब तक कि वो इंडिया में बिजनेस शुरू नहीं करेगी। मियरली बिकॉज बंसल्स ने बनाई कंपनी सिंगापुर के अंदर, वो फॉरेन कंपनी नहीं बन जाएगी जब तक कि वो इंडिया के अंदर बिजनेस शुरू नहीं करेगी। जैसे फ्लिपकार्ट ने किया तभी वो फॉरेन कंपनी बनी। ठीक है ना, चलिए। तो फिलहाल ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी।
आगे, Nadeem incorporated a one-person company, making his sister Nisha as the nominee. Nisha is leaving India permanently due to her marriage abroad. Only one-person company में nominee कैसे रहेगी फिर ये? Due to this fact, she is withdrawing her consent of nomination in said one-person company. Taking into consideration the provision of Company Act, answer the question given below. If Nisha is leaving India permanently, is it mandatory for her to withdraw her nomination? Yes, क्योंकि nomination के लिए, nominee के लिए भी तो resident plus citizen की condition satisfy होना जरूरी है ना. दूसरी बात, if Nisha maintain the status of resident in India after her marriage, then she can continue her nomination. Yes, she can continue, जब as long as she is a citizen also in India. तो जब तक वो सिटीजनशिप का स्टेटस क्लेम करके स्टेटस लेके बैठी है तब तक शी कैन कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. ठीक हो गई इतनी बात. चले अगले क्वेश्चन में आते हैं. Examine and state whether the following companies can be considered as a foreign company under the Companies Act 2013. A company which is incorporated outside India employ agent in India but has no place of business in India. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. कंपनी ने एम्प्लॉय किया है एजेंट बट इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है. कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है. तो फिर केवल एक एजेंट एम्प्लॉय करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कोई बिजनेस एक्टिविटी चल रही है. मैंने किसी को, अपने किसी स्टूडेंट को अपना एजेंट बना दिया, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो काम करने लग गया. जब वो काम करेगा तभी मैं कंसिडरेशन पे करूंगा. ठीक है ना. केवल एजेंट बना लेने का मतलब ये नहीं है कि उसने काम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं. जब वो काम करेगा तभी तो माना जाएगा कि कोई प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है. ऐसे तो एजेंट किसी को भी बनाते फिर 10 कंट्री में बना लो, इसका मतलब ये थोड़े ना आपका प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे हो गया जब तक वहां काम शुरू नहीं हो रहा. तो merely employing an agent cannot be termed as a place of business in India. तो therefore ये फॉरेन कंपनी नहीं है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और ये पक्का आने वाला है, मैं कह रहा हूँ सीएमए फाइनल के सिलेबस में. A company incorporated outside India have the shareholder who are all Indian citizen. अच्छा, एक बात पक्की है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है जिसके सभी के सभी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 379 में जो फॉरेन कंपनी लिखी थी वो लग जाएगा. मतलब नॉर्मल फॉरेन कंपनी और उस वाली फॉरेन कंपनी में फर्क क्या है? वो वाली फॉरेन कंपनी क्या होती है कि उसके ऊपर पूरा कंपनी एक्ट लग जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस, सेक्शन 379. ठीक है ना. बट फॉरेन कंपनी पे गिने चुने कानून लगते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इंडियन बिजनेस. बट 379 में मेंशन फॉरेन कंपनी में जिनकी कम से कम 50% जो कैपिटल है वो इंडियन सिटीजन के द्वारा होल्ड की जाती है, उनके ऊपर पूरा कंपनी एक्ट लग जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इंडियन बिजनेस. तो यहां पर कहा गया है क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग शेयर होल्डर who are all Indian citizens. ठीक है. यहां पर बेसिकली क्या लिखना था आपको? 379 का रेफरेंस दे सकते थे. एंड अच्छा, इसमें एक एजम्पशन मानी गई है क्वेश्चन में, ये भी देख लेना. कहता है कि जब तक आप फॉरेन कंपनी तब तक नहीं मानोगे इसे जब तक कि ये पता ना हो कि इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है. जब तक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं होगा. बहुत अच्छा आंसर है. एक चीज में ये देखो हम लोगों ने मिस कर दिया यहाँ पर. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग शेयर होल्डर हु आर ऑल इंडियन सिटीजन. प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में तो कहीं दिया ही नहीं है. तो प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में तो दिया ही नहीं. तो प्लेस ऑफ बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटी भी तो इंडिया में होनी चाहिए थी. तब मैं कहता 379 के प्रोविजन लगेंगे. ठीक है. फॉरेन कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है प्लस मिनिमम 50% जो पेड अप कैपिटल है वो इंडियन सिटीजन के द्वारा होल्ड की जाती है, तब वो 379 में फॉल होता है ना. तो प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में दिया नहीं हुआ तो वो वही कह रहा है कि फॉरेन कंपनी नहीं है तो 379 की चर्चा तो आगे रह गई. तो फॉरेन कंपनी नहीं है क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में लिखा नहीं हुआ. तो इसलिए लिखा हुआ है जब तक फॉरेन कंपनी नहीं बनेगी जब तक कि प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं होगा. थर्ड पे आते हैं. अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. अच्छा, तो वो तो फॉरेन कंपनी है ही नहीं. तो ऊपर कहा हुआ फॉरेन कंपनी है कि नहीं, तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है वो तो फॉरेन कंपनी बन ही नहीं सकती. बात ही खत्म हो गई. नेक्स्ट, अ कंपनी व्हिच हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश इन इंडिया येट इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेलीमार्केटिंग इन इंडिया. बिल्कुल ठीक, फॉरेन कंपनी है क्योंकि ऑनलाइन मोड से भी तो कर सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते हैं.
फिर कहता है राजा along with his a family member is running successfully a trading business. He is capable of developing his ideas and participating in the marketplace. To achieve this, Mr. Raja formed a single person economic activity in the form of one person company with his brother Mr. King as its nominee of the one person company. Can he do so under the provision of the Company Act 2013? Examine whether the following individual are eligible for being nominated as a nominee of the one person company as on 5th of May 2020 under the above said act. Mr. Sham, son of Mr. Raja, who is 15 year old, 15 year old, क्या माइनर कभी भी बन सकता है? नहीं बन सकता. क्वेश्चन पढ़ लो, पॉज करके मुझे क्वेश्चन पढ़ लो पहले. ठीक है जी, पढ़ लिया. चले, तो पहला श्याम सन ऑफ राजा इज 15 year old नहीं बन सकता. सेकंड पे आते हैं जी, सेकंड पे आते हैं. Mr. Devki and Miss Devki, an Indian citizen, sister of Mr. Raja, stays in Dubai and India. She stayed in India during the period from 2nd January to 16th of August 2019. Okay. Thereafter, she left for Dubai and stayed there. भाई साहब, मुझे 120 दिन का स्टे देखना है. 120 दिन का स्टे अब कब देखना है? इस पॉइंट पे आप अटक गए हो. याद करो जी, कब देखना है. फंस गए ना. करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. द आंसर इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. आप जिस ईयर की बात कर रहे हो, 1% कंपनी कब बनी है, कब एलिजिबिलिटी देखनी है? 5 मई 2020. तो 5 मई 2020 को देखना है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ 19-20. 19-20 में देख लो कितना स्टे है इसका, देवकी का. 19-20 में 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020. अच्छा, तो 2 जनवरी से लेकर 16 अगस्त तक ये इंडिया में रही थी. इसका मतलब अप्रैल इंडिया में था, मई इंडिया में था, जून इंडिया में था, जुलाई इंडिया में था. 120 दिन हो गए. तो क्या ये रेजिडेंट इन इंडिया हो गई कि नहीं? यस. तो क्या वो एलिजिबल है? यस. समझ आया है कि नहीं? गजब. चले आते हैं थर्ड पे. ध्यान रखना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है. Mr. Ashok, an Indian citizen residing in India who is presently a member of a one-person company. ओहो, क्या नॉमिनी भी बन सकते हो? जो कि अशोक इंडियन सिटीजन है, प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी, ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी, प्लस यू वांट टू बिकम अ नॉमिनी ऑफ अनदर वन पर्सन कंपनी. आंसर इज यस, यू कैन. नो इशू. यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी प्लस नॉमिनी ऑफ अनदर वन पर्सन कंपनी. बट अगर उस नॉमिनी वाले मेंबर की डेथ हो गई तो आप वहां भी मेंबर बन जाएंगे. फिर आपको करेक्टिव एक्शन 180 दिन में लेना पड़ेगा. ठीक है ना? यही लिखा था ना, बस यही लिख के आना है. चले, क्वेश्चन नंबर 12. Public limited company has only 7 shareholder, being all the shares in full. One such shareholder purchased all the shareholder of shares of another shareholder. ओले भाई, तो मतलब below the minimum चले गए. The company continued to carry on its business thereafter. Discuss with reference to the Company Act the implication of this transaction. Section 3 कैपिटल है. याद है, अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम से नीचे चले जाते हैं तो 6 महीने के बाद जो भी लायबिलिटी इनकर होगी, उसके लिए वो सभी मेंबर लायबल होंगे जिन्हें पता है कि हमारे नंबर ऑफ मेंबर बिलो द मिनिमम है. वो सब के सब लायबल होते हैं. याद आया? बस वही कॉन्सेप्ट लगाना था यहां पर. सेक्शन 3 कैपिटल है, बस. ठीक है जी, चलिए आगे. क्वेश्चन नंबर 13. Mr. A is an Indian citizen and his stay in India during the immediate preceding financial year is for 115 दिन. अच्छा, रेजिडेंट नहीं है, इंडियन सिटीजन है, कोई फायदा नहीं. He appointed Mr. B as his nominee who is a foreign citizen but has stayed in India for 130 days. वो सिटीजन नहीं है, तो ये इसका भी कुछ नहीं हो सकता. Is Mr. A eligible to be incorporated as a one-person company? No. If yes, can he give the name of Mr. B in the memorandum as nominee? No.
इफ मिस्टर ए हैज कॉन्ट्रावेंट एनी ऑफ द प्रोविजन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। पेनल्टी के बारे में पूछा है, आई वोंट रिकमेंड पेनल्टी, मत याद करना, मत याद करना पेनल्टी, बट आएगा भी नहीं, सवाल आएगा भी नहीं पेनल्टी का, बट वैसे पूछ लिया यहाँ पर तो, बट आएगा नहीं, ये पूरे चांसेस है। सीएमए इंस्टीट्यूट इस बारे में थोड़ा समझदार है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC Limited is allotted equity share with the voting right to XYZ Limited worth of rupees 15 crore and issued non-convertible debenture worth of rupees 40 crore during the financial year 19-20. After that, total paid up equity share capital of the company is 100 crore and non-convertible debentures stand at rupees 120 crore. Define the meaning of the associate company and comment on whether the ABC Limited and XYZ Limited would be called as an associate company. तो क्या ये दोनों associate company बन जाएंगे, हाँ या ना? एसोसिएट कंपनी बनने के लिए ध्यान रखना आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए आपको डिबेंचर्स नहीं देखने की जरूरत, आपको केवल इक्विटी शेयर्स देखने पड़ते हैं। तो देखो जी, एक कंपनी 100 करोड़ में से 15 करोड़ होल्ड कर रही है, तो फिर 20% चाहिए होते हैं, तो नहीं है। क्या 20% है? नहीं है, बात खत्म, एसोसिएट कंपनी नहीं है। अच्छा पॉइंट है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कन्वर्टेबल डिबेंचर पे। क्वेश्चन नंबर 15, ओहो बहुत गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कहता है जी, जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड हैविंग 220 मेंबर्स ऑफ व्हिच 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉय इन द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1st of April 2006 to 28th of June 2016. अच्छा, they were allotted share in the Jagannath Oil Mill Limited first time on the 1st of July 2007. अच्छा, इनको शेयर्स मिले, और एम्प्लॉयमेंट तो 1 अप्रैल 2006 से शुरू हो गए थे, उसके बाद शेयर्स मिले, इसका मतलब 200 में काउंटिंग नहीं आएगी। Which were sold by them. ओके, ये बेच दिया इन्होंने 1 अगस्त 2016 को। After some time on 1st of December 2016, each of these 25 member acquired share in the Jagannath Oil Limited which they were holding till date. Now company want to convert itself into a private company, state with the reason whether Jagannath Oil Limited is required to reduce the number of its members. देखो जी, अगर 200 से एक्सीड हो गए हैं तो नंबर ऑफ मेंबर आपको घटाने पड़ेंगे। अब आपको बताना है कि 200 से एक्सीड हुए हैं कि नहीं। 220 मेंबर है, जिसमें से 25 क्या है, इंप्लॉय जिन्हें शेयर्स दिए गए हैं, तो उन्हें तो हटा दो, तो बचे 195। तो क्या जगन्नाथ हो, बट एक मिनट, बट इन्होंने तो शेयर बेच दिए 1 अगस्त 2016 का, तो बेच दिए, और फिर इन्होंने 1 दिसंबर 2016 को एक्वायर किए हैं। देखो जी, 1 दिसंबर 2016 को एक्वायर किए हैं, मगर तब तो ये एम्प्लॉय नहीं रहे, क्योंकि इनकी एम्प्लॉयमेंट तो 28 जून 2016 को खत्म हो गई थी। भाई क्वेश्चन समझ आया? आज की डेट में अगर मैं कहूं कि एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय के रूप में जब इन्हें शेयर मिले थे वो तो इन्होंने बेच दिए, जब इन्होंने दोबारा खरीदे तब ये एम्प्लॉय नहीं थे, तब तो ये नॉर्मल मेंबर हो गए, और जब ये नॉर्मल मेंबर हो गए तो क्या 200 की काउंटिंग में गिने जाएंगे? जब ये नॉर्मल मेंबर हो गए तो क्या ये 200 की काउंटिंग में गिने जाएंगे? सोच के देखो, सोच के देखो। यस, क्योंकि अगर ये एम्प्लॉय होते और इन्होंने शेयर तब लिए होते तब मैं काउंट ना करता, बट ये एम्प्लॉय नहीं है, इन्होंने एम्प्लॉय ना होते हुए शेयर लिए हैं दिसंबर में, तो फिर ये काउंटिंग में काउंट होंगे। यस, फिर इसलिए सेकंड क्वेश्चन देख कहता वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ अबाउट 25 मेंबर वर द एम्प्लॉय फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 से 28 जून 2017 तक। 28 जून 2017 तक ये क्या थे? एम्प्लॉय थे। अच्छा, तो अब मुझे जब बताना है आज की डेट में, तो यानी कि आज की डेट में अगर ये एम्प्लॉय भी हैं प्लस मेंबर भी हैं, if 25 member were the employee for the period from 1st of April 2006 से 28 जून 2017, तो इन्होंने दोबारा शेयर कब उठाए हैं? 1 दिसंबर 2016 को। तो क्या 1 दिसंबर 2016 को ये एम्प्लॉय है? हाँ है।
इंप्लॉय होने के साथ शेयर होल्डर दोबारा बने हैं, हाँ बने हैं, तो क्या ये काउंट होंगे? नहीं होंगे। 1 दिसंबर 2016 को जब इन्होंने शेयर लिए हैं तो उस टाइम एम्प्लॉयमेंट भी चल रहा है, क्योंकि 28 जून 17 तक चला है, तो क्या ये काउंट होंगे? नहीं होंगे। तो फिर उस केस में कितने बन गए? 220 माइनस 25 इज इक्वल टू 195। रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। समझ आया है कि नहीं? धमाकेदार। ठीक है, चलिए आगे। Question number 16. Chavish, an Indian citizen and resident of India, formed Ekta Readymade Garments Private Limited as one-person company on 1st of April 2018 with his wife Miss Jyoti as a nominee. The authorized and the paid-up share capital of the company is rupees 35 lakh. He got in touch with the ready-made garments buyer and was expecting to receive a substantial order by August 2020, where he find a final delivery will be completed by December 2020. To expand the production capacity, they decide to invest an additional capital of 10 lakh in the plant and machinery. As a result, the company's authorized and paid up share capital is now 45 lakh. Promoter of the company seek your advice considering the case and referring the provision of the Company Act advice. Who is eligible to act as a member of the OPC? पॉज कर लो, अपना दिमाग लगाओ सारा, अब अनपॉज करो। आइए, who is eligible to act as a member of the OPC? Who? Citizen of India, resident of India. Second, Ekta Garments Private Limited can convert itself into any other company as on 1st of December 2020. Ekta Readymade Garments Private Limited can convert into any other form of company. Yes, they can. Yes, they can. Provision of section 14 comply करना पड़ेगा, ठीक है? If the company increase its paid up capital by 30 lakh in August, can it be converted into any other kind of a company immediately? Immediately conversion की तो कोई जरूरत नहीं है। कन्वर्जन ऑफ कंपनी के लिए आपको पता होगा सेक्शन 18 के नियम होते हैं। सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ कंपनी में क्या क्या करना पड़ता है। मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, वो और उसकी कॉपी आरओसी को जमा करानी पड़ती है। वो सेक्शन 18 के प्रोविजन लिखने हैं। हालांकि बहुत ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है नहीं, एक जमाने में बहुत रेलेवेंट था जब 1% कंपनी में अमेंडमेंट नहीं आई थी, तो इसलिए मेरी तरफ से इसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ओहो, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, सुनना जी बड़े ध्यान से। आपके पास खैर ये सही आ रहा होगा, मेरे पास जो फाइल सामने नजर आ रही है, मैं एक बार उस फाइल को ठीक कर लेता हूं, क्योंकि पढ़ा नहीं जा रहा है ऐसे तो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ना? याद करो, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या था हमने, और होल्डिंग सब्सिडरी, दोनों के ऊपर मिला के क्वेश्चन है ये, और बहुत ही धांसू क्वेश्चन है ये भी, दोनों के ऊपर मिला के देखना जी। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिक्योरिटी इशूड बाय द डिफरेंट कंपनी रिलेटिंग विद ईच अदर एज फॉलो। इतना टफ क्वेश्चन आ तो नहीं सकता, मगर एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट चेक करवा देगा कि कितनी गंगा के अंदर है हम, वो सारा चेक करवा देगा, तो इसलिए करना जरूरी है। कंपनी का नाम है क्लेशरेंट लिमिटेड। सिक्योरिटी इशूड है लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। याद करो, मैंने कहा था अगर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू हुए हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं, तो लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकते आप। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में रूल नंबर 2A के अंदर ये हटवाया था, याद करो, एक टेबल भी करवाई हुई है लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में, ठीक है? अगली बात, फिर कहता है क्लेशरेंट लिमिटेड के पास दे हैव द पावर टू अपॉइंट 2/3 डायरेक्टर्स इन द इंद्रयान लिमिटेड। 2/3 यानी कि इंद्रयान लिमिटेड इसकी सब्सिडरी बन गई और क्लेशरेंट लिमिटेड होल्डिंग बन गई। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, इंद्रयान लिमिटेड लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, तो ये भी लिस्टेड कंपनी नहीं हुई, ये भी ऊपर वाली भी लिस्टेड कंपनी नहीं हुई। होल्डिंग 60% वोटिंग राइट इन द सजगता प्राइवेट लिमिटेड, तो सजगता प्राइवेट लिमिटेड इसकी सब्सिडरी बन गई
और इंद्रयान लिमिटेड होल्डिंग बन गई, ठीक है। थर्ड, सजगता प्राइवेट लिमिटेड, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इश्यूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ये भी लिस्टेड कंपनी नहीं है क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे हुई है। कंपनी होल्ड 52% इक्विटी शेयर इन द प्रतिबोध लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑन, अब ये मेरे पास विजिबल नहीं है, क्या लिखा है, एज इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंपनी इन अ कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी। ओहो, अच्छा, किसी और कंपनी के बिहाफ पर ट्रस्टी के रूप में आप 52% होल्ड कर रहे हो, 52%। अच्छा, तो मुझे ये बता दीजिए, सजगता लिमिटेड और प्रतिबोध लिमिटेड ये आपस में क्या हुई, क्या ये भी होल्डिंग सब्सिडरी हुई? नहीं। एक बात ध्यान रख लेना, कभी भी जब आपके किसी के बिहाफ पर शेयर होल्ड करते हो फिड्यूशरी कैपेसिटी में, फिड्यूशरी कैपेसिटी में कभी होल्ड करते हो किसी के बिहाफ पर, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स का पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, तो जब भी आप किसी और का पैसा लगा रहे हो कंपनी में, तो ना तो आप उस कंपनी को अपनी एसोसिएट बना सकते हो, ना ही उस कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना सकते हो। ऊपर वाली दोनों कंपनियों में होल्डिंग सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, बट यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर फिड्यूशरी कैपेसिटी में आपने पैसा लगाया हुआ है, फिड्यूशरी कैपेसिटी में। ठीक हो गई इतनी बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, one of the matters contained in the article of the Dhiman Foundation incorporated as a limited company under section 8 of the Companies Act 2013 was altered by passing a special resolution in its general meeting and thereafter intimation for the same was given to the registrar. Cha. One of the matter contained in article of the company under section 8 of the Companies Act altered by passing special resolution, रजिस्ट्रार को इंटीमेशन दी गई। हाउएवर सच ऑल्टरेशन इन द आर्टिकल वाज अपोज्ड बाय ध्वज एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म व्हिच इन इट्स मेंबर दैट देयर सच ऑल्टरेशन वाज नॉट वैलिड। ओके, गजब का पॉइंट है ये भी। एडवाइज एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट वेदर द कंटेंशन ऑफ ध्वज एंड कंपनी वाज वैलिड एंड वेदर इट कैन बी अ मेंबर इन सच कंपनी। ओ माय गॉड, बड़े ध्यान से पढ़ो, बड़े ध्यान से पढ़ो, खुद दिमाग लगा के देखो पहले कि क्या कह रहा है। हाँ जी, पहली बात, कोई फर्म क्या सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकती है? बन सकती है, उसमें तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक बात ध्यान रख लेना कि कभी भी अगर सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि इन्हें ना लाइसेंस मिला होता है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी अगर अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना चाहती है या फिर मेमोरेंडम में कोई भी चेंज करना चाहती है, तो वो चेंज करने से पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो यहां पर कीवर्ड्स क्या है, ध्यान रखना। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट ऑल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू द आरओसी, आरओसी की अप्रूवल के बिना, तो आरओसी की अप्रूवल के बिना काम ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। समझ आई बात? तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बढ़ सकते हैं आगे, चलिए। तो क्या इस तरीके से ऑल्टरेशन हो सकते हैं? नहीं, पहले आरओसी से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, XINC, a foreign company registered in UK and carrying on the trading activity with the principal place of business in Chennai. Since the company did not obtain registration or make arrangement to file return, registrar having jurisdiction intend to serve show cause notice on the foreign company. As standing counsel for the department advise the registrar on the valid service of notice. हाँ जी, क्या रजिस्ट्रार ने वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस दिया है? अच्छा, एडवाइस द रजिस्ट्रार, आपको एडवाइस करना है रजिस्ट्रार को कि किस तरीके से वो नोटिस सर्व करे। याद करो सेक्शन 383 था ना, जो बताता था कि प्राइवेट लिमिटेड फॉरेन कंपनी के अंदर किसको नोटिस सर्व किया जाएगा? जिसका नाम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए सेक्शन 380 में कि हाँ जी ये हमारा ऑथराइज पर्सन है,
सेक्शन 380 के अंदर जिसका नाम दिया जाएगा उसे ही सारे डॉक्यूमेंट सर्व होंगे। एज सिंपल एज डेट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नवीन इनकॉर्पोरेटेड अ 1 पर्सन कंपनी मेकिंग हिज सिस्टर नवीता एज आहा, ये तो रिपीटेशन हो गई। मैं कोशिश करूंगा जब आपके पास आएगा तो ये नहीं होगा। मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर नहीं आएगा, जब आपके पास होगा ना उसमें नहीं आएगा। चले। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंट, ओहो ये भी रिपीटेशन हो गया ना, ये भी सरप्लस ऑफ एसेट वाला भी, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये भी जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन भी इजी है, कोई करने की जरूरत नहीं है मुझे। नथुलाल इज एन इंडियन सिटीजन एंड स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर 110 दिन। खत्म हो गई बात। He appoint Mr. Bimal as his nominee, who is a foreign citizen but has stayed in India for 140 दिन। Foreign citizen है, बात खत्म हो गई। Is Mr. Nathulal eligible to be incorporated as a 1 person company? No। अच्छा, if Mr. Nathulal has contravened ये penalty वाला, ये भी लगभग वही मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, इसे भी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसे भी। तो ये भी मिलते जुलते ही प्रोविजन है, मिलते जुलते ही प्रोविजन हैं ऑलरेडी जो डिस्कस हो चुके हैं। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। A company registered under Section 8 of the Company Act as Ganga Sports Club want to do the following. Advice on the course of action. Ganga Sports Club decide to alter its object clause of the memorandum. ना भाई, पहले ROC से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, decide to admit PQR a company, a partnership firm into a company as its member. Yes, partnership firm में member बन सकती है, firm member बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर कहते हैं एनालाइज द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी कंसीडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी। ओके, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड रजिस्टर्ड इन मॉस्को रशिया हैज इंस्टॉल्ड इट्स मेन सर्वर इन मॉस्को फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेटेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट इन इंडिया। आहा, याद करो ऑनलाइन मोड की जब हम बात करते हैं, ऑनलाइन मोड में क्या आता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी उसी के अंदर आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी उसी का ही पार्ट है। बात समझ आई? क्लाउड कंप्यूटिंग, जब ऑनलाइन डिफरेंट मोड की बात करते हैं ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी उसी का ऑनलाइन मोड का ही पार्ट है, जिसमें टेली मार्केटिंग, टेलीमेडिसिन ये सब आता है, तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग भी आता है। तो इसका मतलब कंपनी का ऑनलाइन मॉड्यूल में इंडिया में चल रहा है बिजनेस। यस, तो कंपनी फॉरेन कंपनी है। यस, कंपनी है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, तो मतलब बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में दिख रही है। चलिए, तो फॉरेन कंपनी है। सेकेंड, A company which is incorporated outside India employ agent in India। कर चुके एजेंट वाला पॉइंट। Merely employing an agent in India, it doesn't mean it's a foreign company. A company incorporated outside India and registered in Australia has authorized Mr. X in India to source the customer and subsequently to enter into a contract with them on behalf of the company। अब देखो, एजेंट एम्प्लॉय किया और वो एजेंट काम भी कर रहा है, ये फॉरेन कंपनी है। केवल merely employing an agent without any task given to him, उससे कुछ नहीं होगा। बट अपॉइंटिंग एन एजेंट, गिविंग अ टास्क टू हिम, तो याद करो जब हमने कहा था प्लेस ऑफ बिजनेस खुद भी हो सकता है, एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, तो इसलिए फॉरेन कंपनी है थर्ड वाले पोर्शन में। तो अच्छा पॉइंट है यहाँ थर्ड, वो एजेंट वाला पॉइंट भी यहीं आ गया ताकि डिफरेंस भी पता लग सके। फोर्थ कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इज रजिस्टर्ड इन मॉरिशियस। All the business module, financial strategy, important decision are taken out at the board meeting held only in India। बोर्ड मीटिंग इन इंडिया करने से क्या होता है? कोई बिजनेस इन इंडिया है? नहीं दिया। बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया है? नहीं। merely conducting a board meeting in India, how does it make this company a foreign company? No way at all। तो ये फॉरेन कंपनी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ध्यान रखना, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, राम had incorporated a 1 person company on 1 फरवरी 2023। Mr. Lakhan was named as a nominee in the memorandum of said 1 person company। Now Mr. Ram, considering the perpetual nature of the company forms of business, desired to appoint XYZ Private Limited as a nominee instead of Lakhan। तो भाई साहब केवल इंडिविजुअली बन सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट तो बन नहीं सकता नॉमिनी।
Examine with reference whether proposal of Mr. Ram to appoint XYZ Private Limited as a nominee is tenable. नहीं, only a natural person, यानी कि इंडिविजुअल, only he can become. तो ये था जी हमारा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. अब हम क्या शुरू करने वाले हैं? एमसीक्यूज. तो मिलते हैं एमसीक्यूज के साथ. ठीक है जी, चलिए. हाँ जी, क्या हाल चाल सीएमए फाइनल वालों? तो चैप्टर नंबर 1 का अभी तक हमने मैराथन देख लिया, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन देख लिया. अब हम एमसीक्यू देखने जा रहे हैं. उसके बाद हम डायरेक्टर्स पे शुरू करेंगे. डायरेक्टर्स का प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन और जो एमसीक्यूज हैं वो मैराथन नंबर 2 के अंदर आएंगी. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू सेशन. क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिएगा. रामा अलॉन्ग विद दिस हर 6 फ्रेंड has incorporated Roma Trading Limited. The paid up share capital of the company is 30 lakh. Further, in April, she noticed that in the last financial year, the turnover of the company was well below 20 crore. अच्छा, advise whether the company can be treated as a small company. इससे पहले कि मैं रिप्लाई करूं, आप फटाफट अपनी तरफ से पढ़ के देखो और मुझे बताओ क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है. चारों ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं. पहला, Roma Trading Limited is definitely a small company since its paid up capital is much below rupees 2 crore and also its turnover has not exceed the threshold limit of 20 crore. ये वो समय था क्वेश्चन का जब लिमिट 2 और 20 हुआ करती थी, पर आज के डेट में लिमिट कितनी है? 4 और 40, 4 और 20, तो सॉरी 4 और 40. तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को 4 कर दो और इसको 40 कर दो तो मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताना कि आंसर क्या होगा. तो क्या मैं कह सकता हूं रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड इज डेफिनेटली अ स्मॉल कंपनी? हाँ जी, क्या स्मॉल कंपनी होना चाहिए? लग तो यही रहा है. अच्छा, दूसरे पे देख लेते हैं. कहता कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. हे मत जी, बात तो ठीक है, ये तो ऊपर लिमिटेड कंपनी है. तो अब ए पॉइंट गलत हो रहा है, सेकेंड पॉइंट ज्यादा ठीक लग रहा है. And therefore, despite meeting the criteria of small company, it being a public limited company, it cannot enjoy the benefit of small company. तो B करेक्ट हो गया अब तो, क्योंकि ऊपर तो लिमिटेड कंपनी है. ठीक है ना? Third, unlike a private limited company, OPC, which automatically become a small company as soon as it meet the criteria of small company, Roma Trading Limited, being a public limited company, has to maintain the norms applicable to the small company continuously for 2 years. ये तो हमने कोई प्रोविजन नहीं पढ़ा, हटाओ इसे. If all the shareholder of Roma Trading Limited give an undertaking to the ROC stating that they will not let the paid up share capital and also turnover exceed, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो ये फालतू की बातें लिखी हुई हैं. तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में से which one is correct? The B is correct. क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी स्मॉल कंपनी बन नहीं सकती. स्मॉल कंपनी बनने के लिए 3 कंडीशन चाहिए: पेड अप कैपिटल, टर्नओवर प्लस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. Abhilasha and Amrita have incorporated a not-for-profit private limited company which is registered under Section 8 of the Companies Act. One of their friends has informed them that their company can be categorized as a small company because as per the last profit and loss account for the year ended 31st March 2019, the turnover was less than 20 crore and its paid-up share capital was less than 2 crore. Achha. Advice. Section 8 company which meet the criteria of turnover and paid up in the last financial year can avail the status of a small company. स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी जो है कभी भी सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में बन सकती है कि नहीं? सोच के देखो. सेक्शन 8 कंपनी which meet the criteria of turnover and paid up share capital in the last financial year can avail the status of a small company only if it acquire at least 5% stake in another small company. हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं. If the acquisition of the minimum 5% stake in other small company materialize in the second financial year after meeting the criteria, 5% का क्राइटेरिया नहीं पढ़ा हमने तो. Third, the status of small company cannot be bestowed upon a not-for-profit company which is registered under Section 8 of the Companies Act. स्मॉल कंपनी का स्टेटस सेक्शन 8 कंपनीज को नहीं मिल सकता. हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है. कभी भी सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती. क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को अलग से एग्जम्पशन देता है लॉ, तो इसलिए उन्हें कहा गया तुम अपनी एग्जम्पशन देखो, तुम सेक्शन 8 स्मॉल कंपनी के एग्जम्पशन में मत आओ. तो इसलिए स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती. परफेक्टली राइट, सी आंसर. डी भी देख लेते हैं. सेक्शन 8 कंपनी इफ इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन अवेल द, ऐसे कोई हमने एक मिनट
सेक्शन 8 कंपनी इफ इनकॉर्पोरेटेड हो ही नहीं सकता ना, सेक्शन 8 कंपनी कभी स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती, तो सी इज करेक्ट। और आगे, नमिता सेरामिक्स गुड्स लिमिटेड having 152 member was incorporated with the main object of manufacturing of the ceramic goods, glazed, unglazed floor and wall tiles, etc. to carry on the trading in such product. After the 3 years of successful operation, it want to diversify its business by entering into the field of manufacturing electronic goods, for which it required to alter its object clause. Company object clause alter करने जा रही है. Advise the company in relation to alteration of the memorandum. The company can alter its memorandum of association by passing an ordinary resolution. गलत. Company can alter its memorandum by passing a special resolution at the shareholders meeting. बिल्कुल ठीक. Company can alter its memorandum in relation to object clause by passing a special resolution at the shareholder meeting and obtaining the confirmation of the regional director. कोई requirement नहीं है. The company can alter 152 member है. Its memorandum of association in relation to object clause by passing a special resolution at the shareholder meeting and simultaneously publishing the content of the special resolution in the 2 newspaper circulated in that district. Not required at all. ये भी required नहीं है, ये भी required नहीं है. ठीक है जी, हाँ जी. तो which one is correct? The answer is B. B is correct. केवल special resolution पास करने की requirement है. थर्ड पे आते हैं. Angel Infrastructure Private Limited with a paid up capital of 45 lakh and annual turnover of 175 lakh is a wholly owned subsidiary company of Almighty Infrastructure Development Limited, a listed company. अच्छा. Can Angel Infrastructure be called as a small company? No. क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी हैं तो आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए नो, बिकॉज द एंजल प्राइवेट लिमिटेड इज a wholly owned subsidiary company. ठीक है. Next point. High Aim Private Limited want to change its object clause of the memorandum. The need, they need क्या? क्या हम कह सकते हैं special resolution? Yes. तो C is the correct answer. Next point. Sapan and Sanjay made a name reservation application accompanied by a requisite fee to the registrar for forming a new private limited company. Registrar नई कंपनी के लिए. Registrar accorded its approval for reservation of the most preferred name. In how many days necessary document for incorporation? हाँ जी, कितने दिन के लिए नाम रिजर्व रखा जाता है? कितने दिन के लिए? The answer is 20 days के लिए. और existing कंपनी होती तो 60 days के लिए. ठीक है. और आगे बढ़े. चलिए. Seema Bulb Limited is desirous of having a significant influence in the Shaukin LED bulbs and Tube Limited so that the later become its associate company. For exercising the significant influence, one of the options available to Seema Bulb is to control at least 20% of the total voting power. What is the other option? हाँ जी, एक तो है कि significant influence रखो associate company बनने के लिए, और दूसरा क्या है कि आप उसकी कंट्रोल करो या पार्टिसिपेट करो कहां पर? इन द बिजनेस डिसीजन. तो कहा गया इन द बिजनेस डिसीजन ऑफ द शौकीन एंड दिस एंड द ट्यूब्स अंडर एन एग्रीमेंट. द आंसर इज यस, बिजनेस डिसीजन. ये दूसरा तरीका है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में. एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है या तो 20% या फिर पार्टिसिपेशन और कंट्रोल इन द बिजनेस डिसीजन. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 8. Rukmani, a fresh science graduate, want to make available the farmers good quality seeds and manure. For her business, she is contemplating to form a company and waiting various options. Sometime before, she came to know that a one-person company has a minimum 1 member and 1 director, whereas a private limited company has minimum 2 members and 2 directors. Regarding a public company, she has vague idea that should be the minimum 3 director, but she does not know about the minimum member required. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर रिक्वायर्ड है वो कह रही है मुझे पता नहीं है. अच्छा. When there is a requirement of minimum 3 director, the public company can be formed by minimum 3 person. वह फालतू की बात. There should be minimum 5% for formation of public company. गलत. There should be minimum 7% for formation of public company through the requirement of minimum director shall remain 3. बिल्कुल ठीक. There shall be minimum 9%. गलत. C is correct. Question number 9. Ruchir Markans Limited, which provide marketing and consultancy services, keen to have a significant influence in Ruchika Marketing Limited so that it become its associate company. For having significant influence, need to control certain percentage of total voting power. कितने percentage? 20% associate company बनाने के लिए. हाँ जी, at least 5%, at least 10%, at least 15%, at least 20%. Yes, D is correct. At least 20%.
ठीक है जी। और आगे, Jatin is desires of forming a one-person company for which he want to nominate his wife Jasmine, who is in the event of his death shall become the member of the OPC. However, he is not aware of as to which document should contain the name of the nominee. अच्छा, memorandum में होता है nominee का नाम. Advise him in the matter. Name of the nominee should be mentioned in the article. No, name should be mentioned in the memorandum. Yes, memorandum के अंदर mention किया जाता है. Next point. अच्छा क्वेश्चन था ये. Kaveri Goods Carrier Private Limited issued 9% non-convertible debenture worth of rupees 10 lakh and thereafter the director contemplated to get them listed. 9% non-convertible debenture issue किए हैं. After the due formality, these private placement है, non-convertible debenture है, listing की जरूरत नहीं है. Which of the following is applicable? KGPL should be considered as listed? No, KGPL should not be considered as listed company. बिल्कुल ठीक कहा. बी इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं और प्राइवेटली प्लेस्ड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. Jackson Communication LLC incorporated in Arizona, USA has established a principal place of business in Kolkata, West Bengal. It is required to deliver requisite document to the specified authority. You are required to select an appropriate option from the four given below, which indicate the number of days within which the document shall be delivered. कितने दिन में आपको डॉक्यूमेंट डिलीवर करने पड़ते हैं? फॉरेन कंपनी है, कोलकाता में बिजनेस स्टार्ट किया, क्या कहता है सेक्शन 380? विद इन 30 डेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं आरओसी दिल्ली के पास. यस, विद इन 30 डेज. लो जी, सेक्शन 380. लो जी, ये एमसीक्यूज थे. आई होप आपको पसंद आए होंगे. एंड अब और धमाकेदार लेवल के साथ डायरेक्टर्स के अंदर हम दोबारा एमसीक्यू और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे. बट मीनवाइल आप अब मैराथन में डायरेक्टर्स का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है जी. मैराथन 2 के अंदर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर मैं आऊंगा अलॉन्ग विद इट्स एमसीक्यू. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बाय बाय. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार. मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड. मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया. कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं. हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन. हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए. मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं. This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा. उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया. Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो. Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ. आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें. थैंक यू बच्चों.